हेलो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं। आज का जो हम लोग वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानते ही हैं कि एएनएम भर्ती परीक्षा के बारे में या नर्सिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से नर्सिंग के क्षेत्र में या कोई भी फार्मेसी या पैरामेडिकल के क्षेत्र में कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी सब का हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आज का जो हम लोग का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक सब्जेक्ट का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित और सारे पीछे वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो भी भेजा गया है। उसी में ये भी एक पार्ट है, जो आज का हम लोग का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो कौन-कौन से टॉपिक है? तो बीमारी है, यानी रोग है, ठीक है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? इस पर हम लोग बात करेंगे। भारत में डब्ल्यूएचओ की सदस्यता कब मिली थी? ये जानेंगे। आईएनसी की स्थापना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक यानी इसका फैक्टर क्या-क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या होते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका क्या होती है? इन सब के बारे में हम लोग बारी-बारी से सभी टॉपिक को हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीमारी है क्या? यानी रोग होता क्या है, ठीक है? तो इस रोग के मतलब क्या होता है कि शरीर या शरीर के कोई भी अंग, सबसे पहले हम लोग पहले का टॉपिक उठाए हुए हैं, शरीर या शरीर के कोई भी अंग काम करने में असमर्थता जाहिर करने लगे या काम करने में पूर्ण रूप से काम न करे या काम करना बंद कर दे या काम करने में असमर्थता जाहिर करने लगे, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? रोग या बीमारी बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो बीमारी किसे कहते हैं? तो बीमारी हम लोग शरीर या शरीर के कोई भी अंग, ठीक है, काम करने में असक्षम हो जाए या काम करना बंद कर दे, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं, नहीं डिजीज कहते हैं, ठीक है? समझ गए होंगे। और बीमारी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सी बीमारी होता है? पहला जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक बीमारी किसको कहते हैं? संक्रामक रोग किसको कहेंगे? तो जो बीमारी एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैलता है, वैसे बीमारियों को हम लोग बोलते हैं संक्रामक बीमारी, जो कि संक्रमण की वजह से फैलता है। यानी संक्रमण से फैलने वाले बीमारी को हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसको हम लोग संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, एड्स है, हैजा है। तो ये सब जो बीमारी होता है, पोलियो है, ये सब बीमारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के माध्यम से या टच के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो जो बीमारी हम लोगों को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैलता है, वैसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं संक्रामक बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है? और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी हम लोग किसको कहेंगे? वैसा बीमारी जो एक व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों में बीमारी ना फैलता हो, वैसे बीमारियों को हम लोग असंक्रामक बीमारी कहते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग का कैंसर हो गया, ये किसी के संपर्क में आने होने से नहीं फैलता है, ये खुद अपना फैलता है। उसके बाद आपका हार्ट फेल हो जाए, ठीक है? ये भी नहीं, अब देखिए यहाँ पर हार्ट फेल हो जाए, तो जैसे एक अभी लगले टोन मारा कि हार्ट फेल होना, तो तुम्हारा हार्ट फेल होता है लड़की की वजह से, तो वो जिम्मेवार थोड़ी है, वो कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आएगा, तुम्हारा लवेरिया डिजीज में आएगा, ठीक है? और इसका इलाज असंभव है, नहीं होगा। मजाक मत करो, क्लास में वीडियो चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि असंक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी वैसे बीमारी जो दूसरे की वजह से दूसरे में ना फैलता हो, ठीक ना? जैसे हार्ट फेल होना, ठीक ना? आपको एड्स ये आपको कैंसर हो जाना, तो इस तरह का, या पथरी हो जाना या पित्ताशय में, या कोई भी इस तरह की बीमारी होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक बीमारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक ना? जी। अब हम लोग चलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत। जानते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत क्या होता है? देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत एक प्रकार का सिद्धांत है, ठीक है ना? इसका कहनाम क्या होता है? इसका कहनाम होता है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी फैलता है तो उसमें 3 रूप से, मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। यानी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत क्या कहता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के बीमारी फैलने में 3 भूमिका निभाता है, यानी 3 कारक भूमिका निभाता है। वो कौन-कौन से कारक हैं? तो एजेंट है, ठीक है? दूसरा क्या है?
इन्वायरमेंट है, और तीसरा क्या है, होस्ट है। समझ गए? कहने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति को बीमारी फैलाने में ये मुख्य रूप से 3 भूमिका निभाता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब एजेंटे होता है, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, और होस्ट के मतलब मेजबान होता है। कहने का मतलब होता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी फैलाने में यही 3 मुख्य भूमिका निभाता है। ये तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं होता क्या है। एजेंट के मतलब होता है कि जिस कारण से आपका बीमारी फैला है, सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है, चोट की वजह से फैलता है, यानी किन कारणों से फैलता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट सिद्धांत यही कहता है कि हम लोग को बीमारी फैलने में 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? तो तीनों होते हैं। एजेंट, एजेंट का मतलब किन कारणों से बीमारी फैला, तो जो बीमारी फैलाने वाले कारण होते हैं उसको हम एजेंट बोलते हैं। दूसरा होता है पर्यावरण, यानी आज आपके आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, क्योंकि वातावरण या आसपास के इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करता है कि आपको बीमारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर तरह के वातावरण में हर तरह की बीमारी नहीं होते हैं। ठीक ना, बात समझ ना, क्योंकि जिस तरह के आप वातावरण में रहेंगे, जिस तरह के आप पर्यावरण में रहेंगे, जिस तरह के आप इन्वायरमेंट में निवास करेंगे, उस तरह के आपको बीमारी होंगे। तो इन्वायरमेंट भी जिम्मेवार होता है बीमारी को फैलाने में। तीसरा होस्ट, यानी स्वयं व्यक्ति। ठीक है, यानी व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। आपका लाइफ स्टाइल ठीक ठाक नहीं रहेगा, समय से सही समय पर खाना नहीं खाइएगा, सही समय पर सोइएगा नहीं, सही समय पर काम नहीं कीजिएगा, सही समय पर व्यायाम नहीं करिएगा, तो आपको बीमारी फैल सकता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट सिद्धांत का कहना यही है कि किसी भी प्रकार की बीमारी जो होती है, यही तीनों के कारण से फैलता है। इसमें जिम्मेदार 3 होता है। कौन कौन होता है? एजेंट, यानी जिन कारणों से बीमारी फैला है, सूक्ष्म जीव या जीवाणु या बैक्टीरिया या विषाणु कोई भी, ठीक है, तो वो जिम्मेदार होता है। दूसरा पर्यावरण भी जिम्मेदार होता है आपको बीमारी फैलाने में। और तीसरा होता है होस्ट, यानी स्वयं। ठीक है, तो बीमारी से यदि बचना है तो एजेंट से बचना होगा, आपको वैसे वातावरण में रहना होगा जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, और होस्ट यानी अपने आप को भी आपको ठीक रखना है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल यदि ठीक नहीं रहेगा, जीवन शैली आपका ठीक नहीं रहेगा, तो बीमार आप ज़्यादा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक ना, तो इस तरह से है। तो आपको हम बताएं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट सिद्धांत कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैट सिद्धांत क्या है, तो आपको बता सकते हैं आप एपिडेमियोलॉजिकल सिद्धांत क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी को फैलाने में मुख्य रूप से यही तीनों जिम्मेदार होते हैं, यानी एजेंट जिम्मेदार होता है, इन्वायरमेंट जिम्मेदार होता है, और होस्ट जिम्मेदार होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में दिया गया है भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम, यानी भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात किया जाए तो वो हुई थी 1881 ईस्वी में। यानी भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। उसी तरह से भारत में WHO का सदस्यता कब दी थी, यानी कहने का मतलब कि WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन भारत में इसको सदस्यता कब मिली थी, तो 1948 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, यानी देश आजाद होने के बाद। तो भारत में WHO की सदस्यता यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत कब जुड़ा था, 1948 ईस्वी में। ये दोनों सवाल आपको आएगा 100%। इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई, तो 1881 ईस्वी में। और भारत में WHO कब, मतलब भारत को WHO ने कब अपना सदस्य बनाया था, तो 1948 ईस्वी में बनाया था। ठीक ना, उसके बाद INC, INC का मतलब लोग जानते हैं क्या होता है? INC का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये क्या है? ये नर्सिंग से संबंधित देख रेख का काम करता है। जैसे आप लोग नर्सिंग जो लोग लड़का लड़की पढ़ते होंगे, आप लोग देखे होंगे INC INC आदमी बोलता है। ठीक ना, INC क्या है? ये भारत सरकार का संस्था है, जो कि पूरे भारत में जो नर्सिंग सेवा प्रदान की जाती है उसका ये देख रेख करने का काम करता है। और INC की स्थापना कब हुई थी, यानी भारत में, तो 1949 ईस्वी में हुई थी। यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में। ठीक एक साल, WHO में जुड़ने के बाद एक साल बाद हुई थी। ठीक ना, इस तरह से। तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का से संबंधित आपको परीक्षा में ज़्यादातर सवाल पूछा भी जाता है।
जानेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है। देखिए, एक बार क्या हुआ था कि अल्मा आटा जगह का नाम है, ठीक है? अल्मा आटा जगह का नाम है, ठीक है ना? और अल्मा आटा में क्या हुआ था कि जैसे कैसे आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ के लिए न्यूयॉर्क में एक बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉन्फ्रेंस किया गया था। उसी तरह से अल्मा आटा जगह पर एक कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को हम लोग को देखना है। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखो यानी अल्मा आटा जगह पर जो ये कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था, उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य लेना उसका प्रथम ये है जिम्मेवारी है। यानी सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, कहीं का भी सरकार हो, अपने देश के हर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उसका पहला प्राथमिकता होती है, ठीक है? यानी किसी भी व्यक्ति को, आप यदि किसी भी देश में आप रहते हैं, किसी भी देश के आप नागरिक हैं, तो आपका ये अधिकार है कि आप अपने सरकार से अपने स्वास्थ्य के संबंधित किसी भी प्रकार की सेवाएं आप ले सकते हैं। इसीलिए अल्मा अट्टा जगह पर प्राथमिक एक कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इसको नाम दिया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मतलब होता क्या है? तो इसमें सब देश आया था, अल्मा अट्टा जगह पर पूरे देश आया था, कई गो देश 61 गो देश शायद आया था और उस दौरान ये बात को बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल के मतलब होता है कि सबके लिए स्वास्थ्य, यानी कि कोई भी देश हो, देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा लेना उसका अधिकार है, वो अधिकार को अपना ले सकता है। तो उसमें कहा क्या गया था? इसमें यही कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कैसे जोड़ा जाए, यानी प्राथमिक स्तर पे। तो ये बोला गया था कि वैसा सेवा हम लोग को देना है जो कि हर व्यक्तियों को मिल जाए, कम खर्चा में मिले, ठीक है? इन सब चीज़ों पर ध्यान देके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आप लोग भी देखे होंगे ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चलता है, वो क्या होता है? वो कम से कम पैसा में, यानी पैसा तो ना के बराबर लगता है, कुछ पैसा थोड़ी लगता है, ₹2 के शायद पर्ची लगता है कि ₹3 के शायद। तो कहने का मतलब होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या कहता है, उसका नियम वो लोग बनाया गया कि हम लोग को ऐसा सेवा देना है कि लोग सुलभ से ले सके, सुलभ के मतलब आसानी से स्वीकार कर सके, जिसमें पूर्ण भागीदारी हो, यानी लोग का भी भागीदारी हो और डॉक्टर का भी और स्वास्थ्य एजेंसी का भी भागीदारी हो। साथ ही साथ समुदाय तथा देश के हर व्यक्ति उस सेवा को वहन कर सके। अब मान लीजिए कि आप कुछ बढ़िया सामान ला दीजिए और दाम इतना ज़्यादा रख दीजिए, कोई व्यक्ति लेवे मत करेगा, तो फिर उस व्यवस्था का कोई है तात्पर्य नहीं बनता है। तो आपको व्यवस्था ऐसी करनी है कि माने कम बजट में करनी है कि ताकि देश या समुदाय या ग्रामीण क्षेत्र या किसी भी प्रकार के लोग उस सेवा को आसानी से ले सकें। इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हम लोग का गठन हुआ था। अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक क्या होता है। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक का मतलब क्या होता है, यानी इसका क्या-क्या काम रहता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किन-किन क्षेत्रों में काम करता है, इसको बनाने के पीछे रीज़न क्या-क्या था। यानी जैसे आपको बताया कि अल्मा-अटा जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जब स्थापना की गई थी, तो उस समय इसको इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य को जोड़ा गया था। तो सबसे पहला काम जोड़ा गया था स्वास्थ्य शिक्षा, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सबसे पहले लोगों पर क्या करना है, हेल्थ के प्रति लोगों को शिक्षित करना है, स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना है। आप देखे होंगे सरकारी जगहों पर जाइएगा या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइएगा या सरकारी अस्पताल या आंगनबाड़ी या सरकारी स्कूलों पर जाइए, तो आप लोग को स्लोगन लिखा रहता है ना, स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं को कैसे बचना है, बच्चों को कैसे बचाना है, टीबी से कैसे बचना है, बाढ़ से कैसे बचना है। ये सब स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब ये थोड़ी होता है खाली पढ़ना, नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, उसको भी आपको हेल्थ के संबंधित आपको कुछ ना कुछ सलाह देना है। अभी जैसे कि नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में दे दिए थे, सलाह दे दिए थे ना? मैंने अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, अभी इसी में दे दिए थे अपने विधानसभा स्पीकर के सामने कुछ बयान और लोग बुरा मान गया। बताइए कौन उन्होंने गलती किया? हैं? वो भाषा में समझा देंगे जो भाषा लोगों को समझ में ना आए। बढ़िया है, इस तरह की शिक्षा आनी चाहिए, हर तरह के लोगों में आनी चाहिए। अब बताइए इस सब चीज़ों के लिए ब्रांडिंग के लिए भारत सरकार ना जाने कितने हीरो हीरोइन को ब्रांडिंग करवा रहा है। अक्षय कुमार करते हैं, माधुरी दीक्षित करते, कौन-कौन लोग करता है ना सब। उसके बाद ये कौन तो एगो हीरो है, वो कौन था? वो भी करता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये लोग पैसा दे-दे के ब्रांडिंग करवा रहा है। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया खर्चा करवा रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा दी जाए। और बिहार में बिहार सरकार जब फ्री में शिक्षा दे रहा है, तो उसको लोग बुरा मान जा रहा है। ये सब एक राजनीति है, इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस चीज़ को जो बताना चाह रहे थे, वो सबको जानना चाहिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत इस बात को ध्यान रखा गया कि आप
को अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना है, यानी लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति बताना है, तब बुझा क्योंकि मान लीजिए आप दवाई कतनो खाइए आपके पास जानकारिए मत हो, तो रोग ठीक होगा? कभी नहीं होगा। दवाई खाइएगा ठीक होगा, फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करिए, एजुकेटेड करिए। जब लोग एजुकेटेड हो जाएँगे, शिक्षित हो जाएँगे, तो कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे। इस बात को हम लोग को ध्यान रखा गया था। तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में यही बात को रखा गया था कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना है, यानी हेल्थ एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति का मतलब कि हर व्यक्ति को कम से कम एक टाइम का खाना मिल जाए। आज से 20-25 वर्ष पहले की यदि हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे घर होते थे, जो कि बिना खाए हुए सो जाते थे। बहुत सारे ऐसे घर होते थे। हैं? अब तो देख रहे हैं सरकार फ्री में राशन बाँट रहा है। क्यों बाँट रहा है? बाँटने के पीछे रीज़न यही है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक टाइम का भोजन आसानी से मिल सके। ठीक ना? तो ये भी रखा गया था कि खाद्य आपूर्ति, यानी अपने देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन करना है, यानी अधिक से अधिक खाद्य सामग्रियों का उत्पादन करवाना है और उपलब्धता करवाना है, ताकि महँगाई मत बढ़े। आदमी अभी देखिए टीवी पर आदमी बोल रहा है, महँगाई बढ़ गया। महँगाई बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? ये नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत ये कहता है, अधिकार देता है जनता को, अधिकार है जनता को, कि कम से कम बजट में वो खाना-पीना अपना कर सके। सरकार की ज़िम्मेदारी है, वो कहाँ से अनाज लाएगा, कहाँ से क्या लाएगा, उसको जनता की समस्या नहीं है। वो समस्या सरकार की है, वो सरकार जहाँ से मन करे तहाँ से लाए। लेकिन अपने देश के हर नागरिकों को कम से कम पैसा में हर तरह के खाद्य सामग्री की उपलब्धता करवाना उसका ज़िम्मेदारी है। ये आपका हक है कि आप कम से कम पैसा में आप अपने खाद्य सामग्री, क्योंकि ये ये जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट है, इसके बिना जीवन जीना असंभव है। तो हर भारत सरकार या कोई भी सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने देश में, अपने राज्य में खाद्य आपूर्ति उपलब्धता करवाए, ठीक है? उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, यानी लोग को अधिक से अधिक वैसा भोजन करने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि पोषण अधिक मिले, ठीक है? ऐसा अनाज ना खाइए कि उससे पोषण तत्व मत मिले। जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो फिर खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सुरक्षित जल आपूर्ति, ठीक है? यानी कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा घर-द्वार पहले हुआ करता था, जिसके पास अपना चापाकल नहीं हुआ करता था, अपना सबमर्सिबल नहीं हुआ करता था। तो वो व्यक्ति मजबूरी में नहर के, नदी के, नाला के, पोखरा के, हैं, कुआँ के पानी पिया करते थे। तो पिया करते थे ना, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं था। तो सरकार ने क्या किया, पहले हर पंचायत-पंचायत में या मुहल्ला-मुहल्ला में चापाकल गलवाया। जब उससे भी देखा कि दिक्कत होने लगा, तो अब नल जल योजना चल रहा है। हर घर हर घर में सबमर्सिबल का पानी जा रहा है ना? तो ये है सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि सुरक्षित जल की पर्याप्त रूप से आपूर्ति करवाए और आधारभूत स्वच्छता अपनाए। यानी जैसे देखे होंगे आदमी कहता है कि नल जल योजना। नल जल योजना का मतलब ये नहीं है कि नल जल योजना दे दिए, पानी निकलने का व्यवस्था मत करिए, तब तो और दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कल चलाना होता तो कम पानी गिराते। अब नल चलाना है तो पानी तो मुहैया नहीं, कितनों गिरा दीजिएगा। तो उस पानी का निष्कासन भी तो होना ज़रूरी है। तो उस पानी के निष्कासन के लिए भी नली का होना ज़रूरी है। इसीलिए उसको नल जल योजना बोला जाता है, जो कि पहले तो पानी आपको मिलेगा, उसके साथ ही साथ स्वच्छता भी अपनाना है कि वो पानी जब गंदगी बन के वापस आता है, तो उसको सही जगह पर निपटारा कैसे किया जाता है, इस चीज़ पर भी ध्यान देना होता है। उसके बाद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल का मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली माँ या शिशु जो बच्चा अभी जन्म लिया हुआ है, तो उन सब के बारे में विशेष ध्यान देना है। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे, यानी कोई भी पीएचसी पे आप जाएंगे तो सबसे अधिक आप देखे होंगे कि यानी जो माता होती हैं जो दूध पिलाती हैं बच्चा को, या जो गर्भवती रहती है महिलाएं उन लोगों को, या स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित काम किया जाता है, या परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग से संबंधित ज्यादातर हम लोग वहाँ पर काम किया जाता है। उसके बाद मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना, जैसे कि पोलियो है, पोलियो है, इस तरह की बीमारी जो है ना, इन सब चीज़ के बीमारियों को बीसीजी का टीका हम लोग देते हैं, टेटनस का टीका देते हैं। तो जो भी इस तरह की घातक संक्रामक बीमारियाँ होती है, उसके विरुद्ध हम लोग को टीकाकरण भी करना चाहिए। उसके बाद स्थानिक बीमारियों की रोकथाम करना। स्थानिक बीमारियों की रोकथाम करने का मतलब क्या होता है? कि जो भी जनरली बुखार जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, हल्का-फुल्का चोट हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज करने का अधिकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को होता है, वो वहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद सामान्य रोग तथा चोटों का उपयुक्त करना, यानी किसी प्रकार के जनरल जो रोग होता है, हल्का-फुल्का चोट लग गया, कुछ लग गया, तो उसका भी इलाज वहाँ पर होता है। अति आवश्यक दवाइयों को उपलब्धता कराना, जैसे अल्बेंडाजोल हो गया, आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ हो गई, इस तरह के जो भी इमरजेंसी दवाई होती है, उसको उपलब्धता करवाना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आता है।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक के अंतर्गत इतना सारा काम होता है जैसे कि आपको बताया। अब हम लोग को जो अगला टॉपिक हम लोग का है, ये है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए सोशल कोई भी पब्लिक प्लेस पे काम करने के लिए जब तक आप उसका फ़ॉर्मूला नहीं बनाइएगा, जब तक आप सिद्धांत नहीं बनाइएगा, जब तक कुछ नियम कानून नहीं बनाइएगा, तो चलबे नहीं करेगा। क्योंकि हर आदमी चाहेगा मेरे अनुसार चले, तो सबके अनुसार आप तो नहीं चल सकते हैं, सबके अनुसार चलिएगा तब तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। तो एक सिद्धांत बनाया गया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या-क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में होता है सबसे पहले न्याय संगत बंटवारा। न्याय संगत बंटवारा का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, आपके घर के आए, आपके समाज के, आपके द्वार के, आपके जाति के, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी नहीं कि वो मेरे घर के है तो उठा के पूरा दे दिए। कोई व्यक्ति को नहीं पहचाने तो उसको मना कर दीजिए। ये सब नहीं होना चाहिए। यानी न्याय संगत बंटवारा, यानी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है बिना किसी भेदभाव के उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये हम लोग को सिद्धांत में रखा गया। उसके बाद सामुदायिक सहभागिता, यानी सामुदायिक सहभागिता का मतलब कि जो भी आपके रेंज के लोग आते हैं, जो भी आपके समाज के लोग आते हैं, उनको उनसे भी आपको हेल्प लेना है। अब मान लीजिए कि मोदी जी हैं, अब मोदी जी अब दिल्ली से आएँगे आपको बक्सर में माने पूछने के लिए कि तोरा बुखार लागल बा कि नइखे लागल? बताइए संभव है? नहीं संभव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने क्या किया? अपना कार्यकर्ता बनाए हुए हैं, अपना जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अपना मंत्री बनाए हुए हैं, अपना सांसद बनाए हुए हैं। इसीलिए ना, ताकि वो जनता का आवाज़ सुनेगा, ये जाके उनसे बताएगा। तो आपको भी इसी तरह करना है कि ये भी सिद्धांत बनाया गया था कि समुदाय के जितना भी लोग हैं, सभी लोगों को से सहभागिता लेना है, लोगों को मिला-जुला के रखना है, ठीक है? तब जाके आप सफलता पाएँगे, नहीं तो अकेले आप कुछ कर पाएँगे? आप कोई भी पीएससी पर अधिकारी काम करता है, अब हम ही हैं, चाहे कोई भी है, हम रहने वाले कहाँ के हैं, ड्यूटी कहाँ करते हैं, तो हम वहाँ के लोग को नहीं ना जानेंगे? तो इसलिए वहाँ के लोगों को मिला-जुला के रखेंगे, ताकि वो लोग हम लोग को सहयोग करेगा, ताकि सहयोग करेगा तो हम लोग काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तब जाके हम लोग काम हम लोग को पूरा होगा, ठीक ना? उपयुक्त तकनीकी, उपयुक्त तकनीकी का मतलब क्या होता है टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी नया-नया आती है उस टेक्नोलॉजी को जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, पहले इतना औज़ार नहीं हुआ करता था, इतना मशीन नहीं हुआ करता था, कोई भी बीमारी का पता लगाने के लिए। अब तो हर तरह का मशीन हो गया है, कोई भी बीमारी का पता लगाना है तो 1 से डेढ़ घंटा में रिपोर्ट आ जाता है, आ जा रहा है ना? तो ये भी हम लोग करना है कि उपयुक्त तकनीकी, यानी जो भी नया-नया टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पीएससी पर लाकर रखना है, यानी ग्रामीण स्तर के लोगों को दिखाना है और उसका इलाज भी करना है, यूज़ भी करना है। उसके बाद रोकथाम पर जोर देना। किसी भी प्रकार की जब बीमारी फैलती है तो उस बीमारी पर रोकथाम करना की ज़िम्मेवारी किसको होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की। जैसे मान लीजिए कि आप कतनो दवाई खा लीजिए रोकथाम मत करिए। बात समझ गए? तो आप बीमारी से कभी निजात नहीं पाइएगा। ये कोरोना है, कोरोना जब आया तो कोरोना का कोई दवाई था? नहीं था। लेकिन लोगों ने ऐसा सतर्कता अपनाई, सरकार ने ऐसा नियम लगाया, सरकार ने ऐसा सतर्क रहने के लिए काम किया, लोगों ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, कोरोना भाग गया। उसी तरह से होता है कि लोगों में सबसे पहले रोकथाम पर भी विशेष हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग रोकथाम पर ध्यान दें, इससे कम बीमारी फैलेंगे। उसके बाद बहुआयामी उपाय, बहुआयामी उपाय का मतलब क्या होता है मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे ऐसे हम लोग काम करना चाहिए जिससे कि हम लोग क्या हो, बीमारी कम से कम फैले, कम से कम बीमारी फैलेगा तो लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और एक हम लोग का आज का वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है, वो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका क्या होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी जो भी पीएससी पर एएनएम काम करते हैं, उसको उसका भूमिका क्या रहता है, ठीक है? तो व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, यानी सबसे पहले इसका कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर जो एएनएम होती है, उसका काम रहता है सर्वे का। यानी उसके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत जो भी उसको जिस क्षेत्र में ड्यूटी मिलेगा, उसका ये रहता है कि व्यक्ति के, परिवार के तथा समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, यानी कौन व्यक्ति बीमार है, कौन व्यक्ति नहीं है, कब से उसका बीमारी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना। दूसरा उसका काम रहता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि लोगों को बीच-बीच में कोई-कोई कार्यक्रम कराते रहना चाहिए, कार्यक्रम में लोगों को बुलाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? समुदाय के लोग आपसे मिल-जुल के रहेंगे और मिल-जुल के रहेंगे तो आपको काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएँगे। तो लोगों को मिला-जुला के रखेंगे तो क्या होगा? लोग कोई भी काम आसान हो जाएगा। उसके बाद अन्य विकास कार्यक्रम को समय, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को भी हम लोग को देखना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसका भी देख-रेख करते रहना चाहिए, ठीक ना? उसके बाद आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है? आवश्यकता अनुसार मरीजों को विशेषज्ञ के पास रेफर करना। सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने पीएससी पे ही ठीक कर लें, जब ठीक नहीं होता है तो जो बढ़िया डॉक्टर होते हैं, जो भी
उनसे बढ़िया डॉक्टर होते हैं, उनके पास उनको रेफर करने की जिम्मेवारी उनके पास होता है। उसके बाद महामारी संबंधी निगरानी करना, किसी प्रकार जैसे अभी डेंगू का चल रहा है, तो इसको कैसे निगरानी किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के महामारी आता है तो उसमें उस पर ध्यान देना है कि कैसे उसका हम लोग रोकथाम करेंगे, ठीक ना। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत जो काम हो रहा है क्या वो सही में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए आप काम करते जाइए, आप पीछे से मत शिकायत करते जाए, तो फिर फायदा का। इस चीज का आकलन भी करते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में सफलता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग का आज का वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हेल्थ के प्रति शिक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।